सो फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन जब कॉल्ड ऑफ हुआ तो कहा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बंद होने के बाद हिंदुस्तान की जनता एक तरह से बिल्कुल शांत हो गई और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करा जाए, क्योंकि गांधी जी को 6 साल की जेल हो चुकी थी। 6 इयर्स के लिए उनको अरेस्ट किया जा चुका था। कारण ये था कि उनके ऊपर एक ब्लेम लगाया गया कि आपने जनता को ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट भड़काया है। तो ये भी एक क्राइम था और कहा जाता है कि गांधी जी को जज ब्रूमफील्ड थे, उन्होंने 6 साल की सजा सुनाई और गांधी जी को यरवडा पुणे की जेल में भेजा गया। तो गांधी जी के जेल में जाने के बाद पीछे से कांग्रेस में एक डिस्प्यूट शुरू हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एक विवाद का कारण ये था कि कुछ लीडर्स का मानना था कि गांधी जी चूंकि हमारे लीडर हैं और हमें उन्हीं को फॉलो करना है और जब तक गांधी जी जेल से बाहर नहीं आते तब तक हम विलेज टू विलेज जाकर एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं। कंस्ट्रक्शन एक तरह से इस तरह से हो कि हिंदुस्तान की जनता को स्वदेशी के लिए आगे तैयार किया जाए। तो विलेज टू विलेज चरखे का प्रचार और प्रसार किया जाए, यानी स्पिनिंग व्हील का मैसेज लोगों को दिया जाए, स्वदेशी का मैसेज लोगों को दिया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये था कि और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जब तक गांधी जी नहीं है तो हमें आगे क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति हमारी हो वो हमें कौन बताएगा। लेकिन कुछ लीडर्स का ऐसा मानना था कि ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड है और इस इतने बड़े पीरियड में चरखे का प्रचार करना काफी नहीं होगा, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर पाए। और वो टारगेट होगा यदि हम चुनाव में भाग लें, इलेक्शन में भाग लें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है 1919 का एक्ट, यानी 1919 का एक कानून आया था जिसको हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बोलते हैं। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इंडियंस को भी इलेक्शन में भाग लेना चाहिए। और 1919 के एक्ट के बाद भारतीयों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लिया। तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स का मानना था कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, विधानसभाओं में जाना चाहिए, यानी पार्लियामेंट में जाए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हम लोग जाएं और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसमें जाएं और वहां पर जाकर अपनी सरकारें अगर राज्य में बनती है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं भी बनती तो विपक्ष में बैठे, ऑपोजिशन में बैठे और जो भी इनके बिल बनते हैं ब्रिटिश सरकार के, भारतीय विरोधी बिल, उनका विरोध करें। क्योंकि एक्ट बनने से हम उनको रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम विरोध अगर करेंगे तो कम से कम जनता को ये मैसेज जरूर जाएगा कि ये एक्ट हिंदुस्तान के लिए कितने हानिकारक, हार्मफुल है और किस तरह से ये हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहे हैं। तो एक अच्छी सोच थी और कहा जाता है कि उसके बाद कांग्रेस में जो डिस्प्यूट हुआ इसको हम लोग चेंजर्स, यानी चेंजर्स का मतलब है जो चाहते हैं कि कांग्रेस में चेंज किया जाए और इलेक्शन हम लोग लड़े। और एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं नो चेंजर्स, यानी नो चेंजर्स वो लोग जो कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना ठीक नहीं है, नो इलेक्शन। कारण क्योंकि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर आपको हो सकता है आपको ओहदा, पद मिल जाए और जब आपको कोई ओहदा या पद मिलता है तो हो सकता है कि आपका जो मेन टारगेट है आप उस टारगेट से थोड़ा विचलित हो जाएं और आप फोकस ना कर पाए राष्ट्रीय आंदोलन को। तो ये इनके कुछ इस तरह के डाउट्स थे चेंजर्स के इलेक्शन की पॉलिसी को लेकर। लेकिन अचानक ही एक बहुत अजीब सी घटना हुई, ब्रिटिश सरकार को शायद ये बात पता लगी और ब्रिटिश सरकार ने ये प्लान किया कि गांधी को जेल से बाहर भेज दिया जाए, जल्दी छोड़ दिया जाए। और गांधी जब बाहर आएंगे तो वो ये दोनों ग्रुप गांधी जी से सजेशन लेंगे और गांधी जी फेवर करेंगे जो चरखा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और जो चेंजर्स है वो नाराज हो जाएंगे और जो बची कुची कसर है कांग्रेस को तोड़ने में वो गांधी बाहर आके पूरी कर देगा। तो ये एक प्लानिंग थी। गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया बहुत जल्दी। गांधी जी जेल से जब बाहर आए तो कांग्रेस में जब उनको ये डिस्प्यूट पता लगा, जब विवाद पता लगा, तो गांधी जी समझदार थे, बहुत ग्रेट पॉलिटिशियन थे, उनको पिक्चर क्लियर हो गई कि क्यों मुझे जल्दी भेज दिया गया, क्यों रिलीज कर दिया गया मुझे जल्दी। तो उन्होंने चेंजर्स से कहा कि बिल्कुल मैं फेवर में तो नो चेंजर्स के ही हूं और मैं भी चाहता हूं कि चरखे का प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन मैं चेंजर्स को भी सपोर्ट करता हूं
और मैं ये मानता हूं कि ये इलेक्शन लड़े, लेकिन कांग्रेस के झंडे के नीचे नहीं, एक अपनी अलग पार्टी बनाकर ये इलेक्शन लड़े, और कांग्रेस इनको सपोर्ट करेगी। लेकिन मेरी 2-3 कुछ शर्तें हैं, वो ये कि भविष्य में कभी भी कांग्रेस अगर कोई आंदोलन करती है तो आप वापस कूदेंगे मैदान में, अपनी जॉब, अपने ओहदे, अपने पद को रिजाइन करके, इस्तीफा देके, और जो भी आप जीत के अगर आप में से विधानसभाओं में या केंद्रीय विधान परिषदों में अगर आप आते हैं तो वहां पे आप जनता की वॉइस बनेंगे और जनता की बात वहां पे उठाएंगे। तो दोस्तों, चेंजर्स जो हैं वो, उनको विश्वास नहीं था कि गांधी जी इतना भी सपोर्ट करेंगे, और इन्हीं चेंजर्स ने मिलकर बाद में स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन कहा जाता है हुई। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और प्रयागराज में एक तरह से इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई। प्रयागराज में इस पार्टी की घोषणा कर दी गई। तो उत्तर प्रदेश का ये जो साइट है इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई, और इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। इनके साथ जो बाकी लीडर्स के नाम आते हैं उसमें विठल भाई पटेल का नाम आता है, एक मिस्टर जैकर का नाम आता है, और एक जुड़े हुए थे इसमें मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी का नाम आता है। तो कुल मिला के ये 2 मेन लीडर्स थे, जिसमें चित्तरंजन दास जी इस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, मोतीलाल नेहरू जनरल सेक्रेटरी का पद उन्होंने संभाला, और बाकी ये पूरा ग्रुप जो है एक तरह से चेंजर्स का ग्रुप था। लेकिन कहा जाता है, और स्वराज पार्टी ने बहुत बढ़िया से इलेक्शन में भाग भी लिया। 1919 के बाद जो इलेक्शन हुए 1919 के एक्ट के बाद, उसमें कुछ इलेक्शंस में जिसमें स्वराज पार्टी ने भाग लिया, वो इलेक्शन थे 1923 के इलेक्शन। 1923 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी स्वराज पार्टी। तो 1923 के इलेक्शन यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहे। 1923 और 1926 ये 2 इलेक्शन में स्वराज पार्टी ने भाग लिया। 1923 में उत्तर प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कहा जाता है स्वराज पार्टी उभरी, और 1926 तक आते आते स्वराज पार्टी की थोड़ी सी फाउंडेशन हिल गई, क्योंकि चित्तरंजन दास जी की डेथ हो गई 1925 में, और मदन मोहन मालवीय के मोतीलाल नेहरू के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए, और मदन मोहन मालवीय ने इस पार्टी को छोड़ा और लाला लाजपत राय के साथ मिलके एक स्वतंत्र पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन किया गया। तो दोस्तों, स्वराज पार्टी के टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें 1926 का जो इलेक्शन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी भूमिका स्वराज पार्टी नहीं निभा पाई। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कंपटीशन में देखा, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, तो उसका आंसर है 1923। क्वेश्चन आता है स्वराज पार्टी की गठन का जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुआ, इलाहाबाद में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई। क्वेश्चन आता है स्वराज पार्टी के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर है चित्तरंजन दास। क्वेश्चन आता है इसके महासचिव जनरल सेक्रेटरी कौन थे, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन आता है स्वराज पार्टी ने 1923 में जब इलेक्शन हुए तो 1923 में उत्तर प्रदेश में, जिसको उस समय यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, स्वराज पार्टी की क्या भूमिका रही, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनके ये लोग उभरे। लेकिन उसके बाद 1926 में चूंकि कॉन्फ्लिक्ट हो गए, चित्तरंजन दास जी की डेथ हो गई, 1926 में यूनाइटेड प्रोविंस की विधानसभा के इलेक्शन में ये उतनी अच्छी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, इलाहाबाद नगर पालिका के इलेक्शन में स्वराज पार्टी की भूमिका बहुत अच्छी रही और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। तो ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में 5 to 6 टाइम्स इस कंपटीशन में यूपी के पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा और हमने आपको बता दिया यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं, लेकिन हमने इसका बैकग्राउंड आपको इसलिए समझाया ताकि आपको ये क्लियर रहे स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन क्यों हुई, कैसे हुई और किस तरह से चेंजर्स ने एक स्ट्रगल करके इस पार्टी को फॉर्म किया।